आज हम लोगों का आखिरी पार्ट है जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि आपके जो इपॉक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। वैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे बट हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेजर एग्जांपल्स कवर किए हैं जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको तो ये पता होना चाहिए कि आखिर इपॉक्साइड्स होते क्या हैं, ठीक है। अगर आप ये पढ़ने जा रहे हो कि इपॉक्साइड्स किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर इपॉक्साइड्स किस बला को बेसिकली हम लोग कहते हैं। तो जब तुमने IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा था तब उस वक्त तुमको ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन इस तरीके के कुछ वर्ड्स सुनाई दिए होंगे, उस वक्त तुम्हें बताया गया होगा अगर तुम्हें याद आ रहा है तो बेसिकली जब हम लोग बातचीत करते हैं साइक्लिक ईथर्स की, ठीक है, जब हम लोग बातचीत करते हैं साइक्लिक ईथर्स की और उसमें भी स्पेसिफिकली मैं भी जो एग्जांपल्स लूँगी वो 3 मेंबर्ड रिंग वाले ईथर्स की लूँगी, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों के इपॉक्साइड्स कहते हैं, ठीक है। तो इपॉक्साइड्स क्या होता है ये क्लियर है, ठीक है, कि 3 मेंबर साइक्लिक रिंग वाले जो कंपाउंड्स हैं साइक्लिक ईथर्स, उनको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों के इपॉक्साइड्स कहते हैं, ठीक है, ओके। अब उसके अलावा हमको ये जानना है कि ईथर्स और आपके साइक्लिक ईथर्स ऑब्वियस है दोनों में डिफरेंस है, एक आपका स्ट्रेट चेन में है और एक आप लोगों का साइकिल के फॉर्म में है। तो अगर मान लेते कोई मुझसे ऐसे ही पूछ लेता है रैंडम, ठीक है, किसी ने मुझसे रैंडम पूछ लिया कि मैडम आपके पास एक ईथर है, लेट्स से ROR, इसमें हमने डाल दिया एक रिएजेंट। कल हमने क्लास की है, तुम्हें पता है कि ROR के लिए कौन सा रिएजेंट प्रयोग में लाया जाता है, एल्कोक्साइड्स यूज़ करते हैं, है ना। एल्कोक्साइड्स मतलब CH3ONA, C2H5ONA, मतलब कोई भी कार्बन की चीज़ और उसके पीछे ONA या OK, बराबर कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल। तो यानी कि यहाँ पे हम लिख दिए, आपके पास मान लेते हैं CH3O-, ये आप लोगों का रिएजेंट है। अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना। तो कल के दिन मैंने बताया है कि रिएक्शन SN1 होगी कि SN2 होगी, आइडेंटिफाई करो, प्रोडक्ट लिखो। तो मैं यहाँ प्रोडक्ट लिखने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैपिटल P नामक एक प्रोडक्ट बन रहा है और इस रिएक्शन का जो रेट है दैट रेट को हम लोगों ने दे दिया है K1, ठीक है। आज हम लोग इस स्ट्रेट चेन वाले ईथर्स के बदले में एक साइक्लिक ईथर्स ले रहे हैं, यानी कि कुछ इस तरीके की कहानी R और मान लो ये O। और अब मैं कहती हूँ इसी सेम रिएजेंट को जो कि आपने ऊपर यूज़ किया था आप उसको यूज़ करो। यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट बनेगा Q, है ना, अभी सिखाएंगे कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, बट एक प्रोडक्ट बना Q। इफ समबडी वुड आस्क यू कि इसका जो रेट है उसको आप ले लेते हैं K2, तो क्वेश्चन यहाँ से बना लेगा तुरंत कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड K2। तो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे एक ईथर दिया जा रहा है और एक मान लेते हैं मुझे साइक्लिक ईथर दिया जा रहा है, तो उन दोनों के कंपैरिजन में किस पर्टिकुलर की सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ना लॉजिक हम यूज़ करते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, लॉजिकली हम कहते हैं कि उन लोगों की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है जो क्वाइट अनस्टेबल होते हैं। ये तो मानते हो जिन लोगों की स्टेबिलिटी कम होती है, या फिर मैं ऐसा कहूँ जो लोग अनस्टेबल होते हैं, वो अनस्टेबल वाले लोग आप लोगों के कैसे होते हैं बोलो, हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब ये पूरी दुनिया जानती है कि साइक्लिक रिंग वो भी 3 मेंबर्ड की आपकी हाईली रिएक्टिव लोगों में से एक होती है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि आपके पास जो 3 कार्बन की जो, या फिर जो 3 कार्बन तो नहीं बोलना चाहिए, जो 3 मेंबर्ड रिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है बताओ, एंगल स्ट्रेन होता है। और क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होता है सो देयरफॉर उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो आपके नॉर्मल ईथर्स के कंपेयर में कैसी होती है, ज़्यादा होती है। सो इफ तुम्हें कोई पूछेगा कि इपॉक्साइड्स वर्सेस नॉर्मल ईथर्स कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तेजी से कराएंगे, तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रूल याद रखना है, ठीक है। फॉर SN रिएक्शंस, SN का मतलब
बताओ क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, आप लोगों के जो इपॉक्साइड्स होते हैं रेट, उन इपॉक्साइड्स का बोलो क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द रेट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेट चेन ईथर्स। ठीक है, बस। तो अभी अगर ऊपर वाले क्वेश्चन का कोई तुमसे आंसर पूछेगा तो जो रिएक्शन K2 है, यानी कि जो रेट K2 है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दी रेट K1। इज इट क्लियर? तो ये पूरी बातचीत थी आपके इपॉक्साइड्स वर्सेस ईथर्स के बीच में। ठीक है, ओके। अब इसकी रिएक्शन कैसे करते हैं? तो कल आपको हम कैसे बताए थे, नॉर्मल ईथर्स के केस में SN1 आइडेंटिफाई करो, SN2 आइडेंटिफाई करो, डिपेंड कि बहुत स्टेबल वाला स्पीशीज़ बन रहा है कि नहीं, डिपेंड कि 3 डिग्री या हिंड्रेंस या बहुत ज़्यादा क्राउडनेस है कि नहीं। यहाँ उतना कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत सादा सिंपल सोबर प्यारा सा हिसाब किताब है इसका। ठीक है, अगर मान लेते हैं रिएक्शन का जो मीडियम है, ये रूल हर रिएक्शन के देखो अलग रूल्स होते हैं, है ना, तो आपको इसको याद रखना है। कितना अच्छा होता है, ये सारी चीज़ें बचपन से पढ़ रहे आते होते, भले ही मैकेनिज्म नहीं होती सिलेबस में, लेकिन इसी तरीके से सिखा दिया जाता डायरेक्ट कि ये इसका रूल है, इसके रूल के अकॉर्डिंग ये ट्रिक से करते जाओ, ताकि जब हम बड़े हो जाते तो हम लोगों को ये चीज़ अटपटी नहीं लगती कि अरे यार ये तो सब कुछ नया नया सीखना पड़ रहा है। ठीक है, ओके। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अगर मान लेते हैं आप लोगों की बेसिक मीडियम में हो रही है, बेसिक मीडियम समझते हो? हाँ। तो अगर मान लेते हैं आप एक रिएक्शन को बेसिक मीडियम में कैरी करवा रहे हो, तो आपकी जो रिएक्शन होगी SN2 पाथवे को फॉलो करेगी। और अगर कोई रिएक्शन SN2 पाथवे को फॉलो कर रही है तो वो सारे रूल्स ओबे करेगी जो SN2 करती है, जैसे लेस क्राउडेड जगह पर अटैक करना, है ना, कोई भी प्रकार का इंटरमीडिएट ना बनाना, सिंगल स्टेप में हो जाना, ऑर्डर बराबर 2 होना, रेट आपके रिएक्टेंट के और सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंडेंट रहना, बराबर जितने भी रूल्स हैं सारे के सारे फॉलो होंगे। अगर मान लेते हैं रिएक्शन आप लोगों की SN2 मैकेनिज्म के वाया जा रही है तो इपॉक्साइड्स को जब भी आप सोचते हो कि इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा लें, तो ये लोग हमेशा क्या करते हैं, आप लोगों को बोलते हैं कि अगर हमारा मीडियम आप बेसिक रखेंगे तो हम लोग बहुत ही खुशी क्या कर लेंगे, अपनी SN2 मैकेनिज्म कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने इन्हीं एपॉक्साइड्स का जो मीडियम है वो बेसिक ना रखते हुए अगर तुमने बोला कि नहीं मीडियम तो हमारा एसिडिक रहेगा, तो एसिडिक मीडियम के केस में ये रिएक्शन आप लोगों की SN2 नहीं होती, ये SN1 को फॉलो करती है। बट मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि वो SN1 कंप्लीटली SN1, उसको मैं यहाँ पे लिखूँगी टाइप ऑफ SN1। टाइप ऑफ SN1 मतलब लगभग SN1 के जैसी, नॉट एग्जैक्टली SN1 लेकिन SN1 के जैसी। हाँ, लेकिन सारे के सारे जो SN1 के रूल्स होते हैं कि मोर क्राउडेड जगह पे अटैक करना, है ना, वो फॉलो यहाँ पे होंगे। ठीक है, रूल्स तो फॉलो होंगे कि अटैक आप लोगों का कहाँ पे होगा, अटैक आप लोगों का मोर क्राउडेड जगह पर होगा या फिर उस जगह पे होगा जो बहुत ही स्टेबल होगी। और SN2 में अटैक कहाँ पे होगा, जहाँ पे आप लोगों की क्राउडनेस बोलो क्या होगी, उस पर्टिकुलर जगह में कम होगी, उस पर्टिकुलर कार्बन पे हम अटैक करेंगे। तो ये पहला तरीका होता है। इवन एक ही तरीका होता है जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि रिएक्शन आप लोगों की SN1 जा रही है कि रिएक्शन आपकी SN2 जा रही है। मैडम हमें पता कैसे चलेगा कि एसिडिक मीडियम किसे कहेंगे, मतलब ऐसा क्या लिख कर आएगा इपॉक्साइड के साथ जिसको देखकर हम आइडेंटिफाई करें कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में जा रही है कि ये रिएक्शन आप लोगों की बेसिक मीडियम में जा रही है, कैसे आइडेंटिफाई करूँ? तो देखो एसिडिक मीडियम को जनरली कई बार ऐसा लिख के दे देते हैं H+/H2O, तो आप समझ जाइए पानी में 2 बूंद आपके एसिड की डाल दी गई है या डाइल्यूट एसिड का प्रयोग किया गया है। या फिर ऐसा लिख के आ जाता है H3O+, तो आप समझ जाइए कि एसिड लिखा हुआ है। या फिर मान लेते कुछ और है, जैसे लिखा है अल्कोहल, ये काफ़ी कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को कि अच्छा अल्कोहल तो बेसिक मीडियम का, ये मत सोचना बिल्कुल भी, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अल्कोहल में OH है, तो ये भी 10th क्लास में जो आप पढ़कर आए हैं कि अगर किसी भी स्पीशीज़ के पीछे OH होता है तो वो एज अ क्या कहते हैं बेस बिहेव करती है, तो उसको ऐसा सोचते हैं कि अच्छा बेसिक मीडियम है, लेकिन बाजू में ऐसा लिख देता है H+। ठीक है, तो अगर ये सारी आपको हिंट दी है
तो आप समझ जाइए कि आपकी जो रिएक्शन है वो कौन सी मीडियम में कैरी हो रही है, एसिडिक मीडियम में कैरीड आउट की जा रही है। बट अगर मान लेते हैं कोई मुझसे ये पूछेगा कि आपको बेसिक मीडियम के बारे में क्या कहना है, मतलब हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई बेसिक मीडियम। देखो मैं सारी लिस्ट तो तुमको नहीं लिखवा रही हूँ, हाँ, बट जो बहुत ही कॉमन है जिसको देखकर एक स्टूडेंट को पता चल ही जाना चाहिए कि ये बेसिक मीडियम है, मैं वो एटलीस्ट लिखवा दे रही हूँ, बराबर। अच्छा, क्या होता है, देखो बेसिक मीडियम में सबसे पहला पॉइंट, आपको अगर आपने सिर्फ अल्कोहल लिया होता, सिर्फ अल्कोहल यानी कि CH3OH सादा, तो वो बेसिक मीडियम कहलाता है। बट CH3 ऑब्लिक H पॉजिटिव है तो बोलो वो क्या कहलाएगा आप लोगों का, वो आप लोगों का कहलाएगा, बोलो क्या, वो आप लोगों का कहलाएगा एसिडिक। ज़रूरी नहीं है कि पेपर में CH3OH लिख कर आए, ये इस फॉर्मेट में भी कभी कभी लिख कर दे देता है CH3O नेगेटिव, या फिर कभी कभी इस फॉर्मेट में भी दे देता है CH3ONA या फिर K, कुछ भी। तो इनमें से कुछ भी अगर आपको दिखे तो आप ये समझ जाइए कि आपका जो मीडियम है वो कौन सा है, बेसिक। 2 मिनट, एक्चुअली रॉबी बहुत ज़्यादा भौंक रहा है, बंद करना पड़ेगा कमरे में। 3-4 मिनट वीडियो फॉरवर्ड कर देना अगले, ठीक है। मैं क्रॉप चलो वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो अगर इस तरीके का कुछ दिख रहा है तो समझ जाओ कि वो बेसिक मीडियम है, या फिर हो सकता है आपको कुछ इस तरीके की चीज़ लिख कर आ जाए। मान लेते हैं मतलब CH3 नहीं लिखती हूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ R कनेक्टेड है कार्बन से, सच दैट कि वो कार्बन कनेक्टेड है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, ठीक है, ये इस तरीके का। हाँ, ऑब्वियस है कि इसके साथ में आपको यहाँ पर ये भी लिखा रहेगा कि हम H पॉजिटिव डाल रहे हैं, ये भी लिखा रहेगा, क्योंकि एक्चुअली सेकेंड स्टेप में H पॉजिटिव देना बहुत ज़रूरी होता है, बट ये आपको सेकेंड स्टेप में लिखा रहेगा, ठीक है। यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी रहती है, एक एरो रहती है, एरो के ऊपर लिखा रहता है 1 और एरो के नीचे लिखा रहता है 2 और ऐसा H पॉजिटिव, कि पानी में मिला के या एसिड में मिला के ऊपर वाले को यूज़ नहीं किया जा रहा है, पहले ऊपर वाले को यूज़ हुआ, स्टेप कंप्लीट हुई और उसके बाद H पॉजिटिव आया। तो ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में आप देखिए आपको क्या दिख रहा है, वो बेसिक मीडियम कहलाएगा। या फिर मान लेते हैं आपने कोई अमाइंस यूज़ कर लिया, अमाइंस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो तुम्हें यूज़ करना है करो। आप ऐसे अगर अमाइंस का भी प्रयोग कर लेते हैं ना, तो वो रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करने वाली वो रिएक्शन होती है, ठीक है। क्लियर है वाली चीज़। अच्छा, अब मैं 50 चीज़ें तो देखो बता नहीं सकती, ऐसे और भी बहुत सारी होंगी। अब आपको कैसा है, धीरे धीरे अपना दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, और दिमाग का प्रयोग कर करके आपको समझना पड़ेगा कि हाँ किस रिएक्शन में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, किस में क्या होता है, कैसे होता है। वो धीरे धीरे एकदम से सब कुछ समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं होगा। डन, ओके। अब पहले इसकी मैकेनिज्म समझ में करते हैं कैसे है। तो पहले हम SN2 में जाते हैं। देखो मैकेनिज्म कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना है उसमें। एक सादा सा इपॉक्साइड ले लो। तो इपॉक्साइड किसे कहते हैं, ये हो गया हम लोगों का इपॉक्साइड, ऑक्सीजन कंटेन लोन पेयर। इसमें अब मैं कह रही हूँ इसको हम लोग करवा रहे हैं ऑब्वियस है कि बेसिक मीडियम में, तो मैंने फिलहाल तुम्हारे सामने सिर्फ एक एल्कोक्साइड लिया, यानी कि मैंने ले लिया CH3ONA, जिसमें से ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि अटैक कहाँ करेगा, मतलब इस येलो कार्बन पे अटैक करेगा कि इस ग्रीन कार्बन पे वो अटैक करेगा, आपको ये डिसाइड करना है। तो याद रखना यहाँ पे किसी भी प्रकार का तुमको एसिडिक मीडियम नहीं दिख रहा। अगर आपने सिर्फ एल्कोक्साइड यूज़ किया है, सिर्फ एल्कोक्साइड, मतलब वो बेसिक मीडियम है।
और अगर वो बेसिक मीडियम है इसका मतलब रिएक्शन SN2 पाथवे से जा रही है, और SN2 लेस क्राउडेड पे अटैक करेगा, यानी कि यहाँ पे जो CH3O नेगेटिव उसका न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ अटैक करेगा। इसके अटैक करने की वजह से उस कार्बन और उस ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ऐसे टूट जाएगा, बराबर। वो बॉन्ड हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। लेकिन बॉन्ड तोड़ते वक्त सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आनी चाहिए वो ये कि बॉन्ड तोड़ने से वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर्टिकुलर बॉन्ड में वो कहाँ जाएंगे। क्या वो ऊपर कार्बन एटम को मिलेंगे कि ऑक्सीजन एटम को मिलेंगे कि होमोलिटिक फ्यूजन होगा। होमोलिटिक मतलब बराबर बराबर का एक एक। तो तुम ये तो जानते हो कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक पढ़ रहे हैं, तो होमोलिटिक तो होने नहीं वाला। या तो कार्बन को मिलेंगे वो दोनों इलेक्ट्रॉन, या तो ऑक्सीजन को मिलेंगे। सिंस जो कार्बन पे अटैक कर रहा है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, तो अटैक करने वाला उसको भगा के लेके जाने वाला बोल रहा है मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुझे अपने घर से पैसे लाने की ज़रूरत नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, उस ऑक्सीजन को दे दे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किस पर, ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो यानी कि ये कहानी कैसी दिखेगी, ये वाला कार्बन ग्रीन वाला वैसे का वैसी, ग्रीन वाला कार्बन येलो वाले कार्बन से कनेक्टेड है, येलो वाला कार्बन अब किससे कनेक्टेड हो गया, लेकिन आपके ऑक्सीजन से। अटैक O नेगेटिव वाला पार्ट करता है ना, तो कनेक्ट भी O से करना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ गया आप लोगों का O, लेकिन इस O पे देखो पहले से 2 लोन पेयर तो थे, एक पेयर और आ गया, और इस पे अब लेकिन जो चार्ज डेवलप होगा माइनस का। डन। ये जो बेसिकली सिचुएशन होती है इसको कहते हैं कि ये हम लोगों की क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। ये हम लोगों की ट्रांजिशन स्टेट है। अब ये ट्रांजिशन स्टेट है, प्रोडक्ट नहीं बनाया अभी, प्रोडक्ट नहीं बना। अब क्या करते हैं, ये हम लोगों को प्रोडक्ट बनाना है। अब ये O निगेटिव के ऊपर का जो निगेटिव चार्ज है वो कैसे हटेगा, इस O निगेटिव के ऊपर का निगेटिव चार्ज कैसे हटेगा। तो अब एक्चुअली हम लोगों को सप्लाई करना पड़ता है अब, ठीक है। सब अटैक वटैक हो जाने के बाद हम सप्लाई करते हैं या तो पानी या कोई भी ऐसी स्पीशीज जो H+ प्रोवाइड करे, ठीक है। SN2 में आपको सेकेंड स्टेप में यानी कि ट्रांजिशन स्टेट के बाद वाली स्टेप में आपको एक ऐसी स्पीशीज प्रोवाइड करनी होती है जो H पॉजिटिव प्रोवाइड करे, ताकि वो जो आपका लटकने वाला O नेगेटिव है वो लटकने वाला आप लोगों का O नेगेटिव क्या हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, OH में कन्वर्ट हो जाए, ये ऐसा। तो अगर आप फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हो, CH3ONA का यूज़ कर रहे हो, और सेकेंड स्टेप में आप फिर एक H पॉजिटिव का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं हो वहाँ पे O हो, वहाँ पे सल्फर भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन ले सकते हो तो ऑक्सीजन के बदले आप सल्फर भी तो ले सकते हो। अब जैसे मान लेते हैं इस बार क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया होता, अभी डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे, हाँ, मैकेनिज्म लिख के हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हम डायरेक्ट अभी प्रोडक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है CH3SNA, ये दिया है, तो Na के ऊपर पॉजिटिव, S के ऊपर नेगेटिव। बताओ, पहले तो ये फर्स्ट स्टेप में आपने ये डाला और सेकेंड स्टेप में फिर आपने H पॉजिटिव डाला, तो यानी कि ये SN2 रिएक्शन है, बेसिक मीडियम में हो रही है। अब क्या होगा, ये लेस क्राउडेड पे अटैक करेगा, ये S नेगेटिव यानी कि इस पे अटैक करेगा। इसकी वजह से ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन से किस पे शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, यानी कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, देखो ऐसा, ये 2, ये इधर वाले से कनेक्टेड है, ये वाला S से कनेक्टेड है, और फिर किससे कनेक्टेड है, CH3 से कनेक्टेड है, और जो नीचे में ये O लटक रहा था, इस O को क्या मिल जाएगा, H। अच्छा एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पे H पॉजिटिव हटा देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ D पॉजिटिव। D मतलब ड्यूटेरियम, क्या फ़र्क पड़ता है, हाइड्रोजन दो, ड्यूटेरियम दो, ट्रिटियम दो, यहाँ पे फिर आ जाना है OD, ठीक है। आप जो सेकेंड स्टेप में डालोगे वो बेसिकली ऑक्सीजन के साथ कैरी होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आप लोगों का SN2 मैकेनिज्म। वेरी सिंपल, आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, जहाँ पे लेस हिंडर्ड कार्बन होता है, ठीक है, बस खत्म, ठीक है। अच्छा अब इसके तुम्हें अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्म में तैयार करके दिए जा सकते हैं। जैसे कि मान लेते क्वेश्चन ऐसा दे दिया है, इस तरफ से ये 2 हैं, इधर अगेन ये कार्बन, इधर ऑक्सीजन, ये। अब मान लेते हैं मैं जो आप लोगों को रिएजेंट दे रही हूँ, वो रिएजेंट मैंने इस बार दे दिया आपका CH3ONA देते हैं ना, तो हमने आपको दे दिया है एक कार्बन की चेन, लेट से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये मैंने आपको दे दिया, राइट। अच्छा, और फिर सेकेंड स्टेप में मैंने कहा कि H पॉजिटिव का कोई ना कोई सोर्स आ रहा होगा, तो सेकेंड स्टेप में सोर्स आ रहा है,
अगर ऑब्लिक H पॉजिटिव लिखा रहता है ना तो इसका मतलब होता है कि उसी वक्त तुरंत आपने यूज़ किया है, ठीक है। बट ये आप लोगों ने यूज़ किया, अब बोलो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, अटैक कहाँ पे होगा? जो आपकी लेस हिंडर्ड साइट होगी वहाँ पे आपका अटैक हो जाएगा। तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट अपना राशन पानी लेकर चढ़ गया यहाँ पर। अब बोलो क्या होना है? यहाँ पे आप लोगों का इस तरीके से ये दो इधर पर, अच्छा इस पार्ट से कौन कनेक्टेड है? इस पार्ट से कनेक्टेड है देखो सी। वो सी फिर किससे कनेक्टेड है? ट्रिपल बॉन्ड सी से। फिर वो सी किससे कनेक्टेड है? आपके CH3 से। अच्छा, और नीचे में जो ये ऑक्सीजन खुला, इसको क्या मिल गया? आपका OH मिल गया, ठीक है। ये ऐसे करना है। अब हो सकता है कि तुम लोगों को यहाँ पे अमाइंस देखने को मिलता है, जैसे CH3, CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मान लेते हैं ये ऐसा लिख के दिया, और मैं कह रही हूँ कि किसी अमाइन का प्रयोग करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा CH3NH2 का प्रयोग करो, तो बोलो क्या हो जाएगा? अब अमाइंस के केस में कौन हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है? कौन होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल? आप एक हाइड्रोजन को हटा दो, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ अमाइंस, ठीक है, इन केस ऑफ अमाइंस रिमूव वन हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, और जो आप लोगों का रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट बेसिकली आप लोगों का क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। यानी कि अगर मैं CH3NH2 की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे ऊपर वाले केस में आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल रहेगा CH3NH नेगेटिव, ये पार्ट रहेगा, ठीक है, ओके। और इसमें आपको अलग से H पॉजिटिव देने का कोई नीड नहीं होता है, क्योंकि वही जो आप एक H पॉजिटिव रिमूव करते हो वो इटसेल्फ सोर्स रहता है आपके उस पर्टिकुलर रिएक्शन का। कहाँ पे अटैक होना है? पूरा अटैक होना है लेस हिंडर्ड पे, यानी कि यहाँ पर अगर यहाँ अटैक हुआ तो प्रोडक्ट वुड बी CH3CH, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट हो गया, ये वाले CH2 से हमने किसको कनेक्ट कर दिया? ध्यान रखना नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होती है, ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होती है, तो NH और N से ऑलरेडी क्या कनेक्टेड है आप लोगों का? CH3। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रिएजेंट के तौर पे हमेशा एल्कोक्साइड रहेगा, रिएजेंट के तौर पे कुछ और भी स्पीशीज हो सकती हैं। तो जब कुछ और स्पीशीज होती हैं तो किस तरीके से काम करते हैं मैं बता चुकी हूँ। अब थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री में आ जाते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोगों को स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट लिखता आना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि RS वगैरह वगैरह ये मैं तुमको आगे इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद पहले वो सिखा दूंगी। देखो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे D। अभी ये रिंग थोड़ी मेरी अजीबोगरीब बन गई है, अब इसको रख लो। अगर मैं इस कार्बन के अराउंड देखूँ तो चारों ग्रुप्स अलग लगे हुए हैं, है ना। इस कार्बन के अक्रॉस चेक करूँ, चारों ग्रुप अलग है। इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो ये S कॉन्फ़िगरेशन होता है, और अगर इस कार्बन के अक्रॉस चेक करूँ तो ये भी कायरल है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आप लोगों का R। और अब मैं अगर इसका पूछती हूँ कि बताओ, इसमें मैंने यूज़ किया फर्स्ट स्टेप में CH3O नेगेटिव और K पॉजिटिव, और सेकेंड स्टेप में मैंने लिख दिया H3O पॉजिटिव। अब देखो H3O पॉजिटिव तुम समझ जाओ कि वो बेसिकली सोर्स होता है किस चीज़ का? H पॉजिटिव का सोर्स होता है। तो बोलो प्रोडक्ट कहाँ बनेगा? पहली बात तो वो लेस हिंडर्ड साइड पे जाएगा। मैं बता रही हूँ कि रिएक्शन SN2 से जा रही है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर उड़ उड़ के यहाँ पे इसने अटैक किया, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर शिफ्ट हो गए, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट। बताइए क्या है? ऊपर का H वैसे का वैसी, इधर का PH वैसे का वैसी। अच्छा, इससे आके बोलो क्या लग जाना है? OH ने लग जाना है। अब इससे कनेक्ट, अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। जहाँ पे अटैक हो रहा है क्योंकि वो जगह कायरल है, और SN2 में जब जब कोई सेंटर कायरल होता है तो ज्योमेट्री इन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी ज्योमेट्री क्या होगी? इन्वर्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये, पहली बात तो ड्यूटेरियम जिस प्लेन में है वो उसी प्लेन में रहेगा, है ना। आपका जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है वह वहीं का वही मान लेते हैं। क्यों हम अलॉन्ग द एक्स एक्सिस वाले को वैसे ही रख रहे हैं? तो इसको मान लो कि आपकी एक्स एक्सिस है, हम लोग वाई एक्सिस वाले को क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि हमारा ऑक्सीजन इस बार अलॉन्ग वाई एक्सिस है ना। वाई एक्सिस मतलब एग्जैक्टली वो वाई एक्सिस नहीं दिख रही, बट समझ लो उसको वाई एक्सिस, तो इसीलिए उसके अक्रॉस ओरिएंटेशन चेक करेंगे। तो H ऊपर चला जाएगा, ऊपर था नीचे आ जाएगा, और जो आने वाला ग्रुप है, कौन आने वाला ग्रुप? वो OCH3 ऊपर चला जाएगा ऐसे,
ठीक है। अगर रिंग इस तरफ की तरफ बनी होती तो मैं ड्यूटेरियम को चेंज करती। राइट साइड की रिंग भी मैं एक बनाकर दे देती हूँ। और अब जो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, बोलो ये क्या कहलाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन अब आपका कहलाएगा एस। तो अगर आप इपॉक्साइड में अटैक करवा रहे हो और अटैक करने के दौरान अगर आपका कार्बन आपको कायरल दिखता है तो इन्वर्जन कराना आप नहीं भूलिएगा, है ना, आपको यहाँ पे भी इन्वर्जन कराना है। अच्छा, अब जैसे एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, मान लेते हैं इस तरीके से आपको एक रिंग दी हुई है। इस रिंग में मैंने ऐसा डैश पोजीशन पे बता दिया कि आप लोगों की इपॉक्साइड है। यहाँ पे डैश का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बन रहा है, थोड़ा थोड़ा बॉन्ड टूट रहा है, ये नहीं। डैश मतलब अवे फ्रॉम द प्लेन। और मेरी वेज पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके का हरकत है यहाँ पर। अगेन यहाँ पे वही सेम प्रवचन ऊपर वाले केस के जैसे। मान लेते हैं फर्स्ट स्टेप में आपसे कहा गया CH3O नेगेटिव और Na को डाल दीजिए, और सेकेंड स्टेप में कहीं से H पॉजिटिव का सोर्स लेकर आ जाइए। अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। जो 6 मेंबर रिंग है उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम तो इपॉक्साइड्स की ओपनिंग करा रहे हैं ना। 6 मेंबर रिंग वैसी की वैसी रहेगी, इपॉक्साइड की ओपनिंग होगी। अब इपॉक्साइड में आप अटैक कहाँ कराओगे, ये वाली स्पीशीज़ कहाँ आके अटैक करेगी, ये वाली स्पीशीज़ अटैक करेगी जहाँ लेस हिंडर्ड हो। तो लेस हिंडर्ड कहाँ है, ये नीचे वाला लेस हिंडर्ड है, ये पोजीशन लेस हिंडर्ड है ना, यहाँ अटैक होगा। और फाइनली यही पोजीशन कन्वर्ट होने वाली है अभी किस में, आप लोगों के OCH3 में। अच्छा, लेकिन जब ये अटैक होगा तो जो आपका Me है, वो जो आपने बताया था अलग से अवे फ्रॉम द प्लेन, उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। जो चीज़ इपॉक्साइड का लोकेंट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो अवे हो या चाहे वो डैश हो। हाँ, लेकिन इपॉक्साइड से जुड़ने वाले लोगों को फर्क पड़ेगा। कैसे, ये O फाइनली यही वाला O किस में कन्वर्ट होता है, OH में कन्वर्ट होता है, ये तो मानते हो। तो अभी यही वाला O कौन सी पोजीशन पे, डैश पोजीशन पे। तो जब आप इसको तोड़ दोगे तो तोड़ने के बाद भी ये क्या रहेगा, डॉट 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 डैश। और जो नया वाला आएगा वो कैसा हो जाएगा आप लोगों का, ये ऐसे OMe। सो दिस वुड बी अ प्रोडक्ट, ये आप लोगों का प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों की SN2 मैकेनिज्म को कैरीड आउट करवाते हैं, और SN2 मैकेनिज्म खुशी खुशी राजी खुशी अपनी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, बस खत्म हमारी कहानी। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इस प्रकार का, एक या दो और उसके बाद फिर इस चीज़ को ओवर करेंगे, फिर SN1 में मूव करेंगे। ठीक है, जैसे CH3 CH CH2 और यहाँ पे मैंने लगा दिया ऑक्सीजन। अब देखो मैं चेंज कर रही हूँ रिएजेंट। मैंने यहाँ पे इस बार रिएजेंट क्या लिया, CH3MgBr। तुम लोग आगे की क्लासेस में जब जाओगे, ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे कहानी तुम्हारी बढ़ेगी, तो तुम एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपको कुछ इस प्रकार की स्पीशीज दिखती है, RMgX, R मतलब आपकी एक कार्बन की चेन, और Mg को तो तुम जानते ही हो, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस पे भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे एक चैप्टर पढ़ेंगे, पता है, एक चैप्टर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चैप्टर्स में आगे आने वाली हर ऑर्गेनिक रिएक्शन के चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता ही आता है। इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग एज अ अलग से चैप्टर पढ़ते हैं, और फिर जब बाकी के चैप्टर्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आते हैं तो वहाँ पे फिर हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी इसमें बात आती है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा। तो देखो, Mg और Br के बारे में अगर मैं बात करूँ, और अगर मैं इतने हिस्से को देखूँ, तो एक्चुअली इतना हिस्सा ना आयोनिक होता है। Mg और Br के बीच में बहुत बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये आयोनिक होता है। और अगर मैं इतने पार्ट को देखूँ तो ये वाला पार्ट आपका कोवेलेंट होता है। और आपको जो है ना अपना ढूंढना है ना न्यूक्लियोफाइल को कोवेलेंट पार्ट से ढूंढना, ना कि आयोनिक। तो कार्बन और मैग्नीशियम दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑब्वियसली मैग्नीशियम एक मेटल है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो इसीलिए बेचारे मैग्नीशियम पे होगा पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन पे होगा पार्शियल नेगेटिव। यानी कि CH3 निगेटिव, यानी कि ग्रिग्नार्ड में जो R निगेटिव होता है, ये R निगेटिव आप लोगों का एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अटैक कौन करेगा, CH3 अटैक करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल है। कहाँ अटैक करेगा, लोएस्ट मतलब लेस हिंडर्ड। लेस हिंडर्ड कौन है, ये है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब सुनो, यहाँ पे आई बात प्रोडक्ट बनाने की। अब मैंने इसमें आपसे बोला दोनों स्टेप्स ने मुझे रिएक्शन लिखकर दिखाओ। दोनों स्टेप्स ने मुझे रिएक्शन, मतलब टोटल 2 स्टेप्स होती है ना,
पहली बार अटैक होता है और O नेगेटिव क्रिएट होता है और फिर सेकंड स्टेप में H आता है। मैं कह रही हूँ मुझे दोनों दिखाओ, मुझे A वाली भी दिखाओ और मुझे वो B वाली स्टेप भी दिखाओ। तो बताओ फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जो स्टेप नंबर 1 है उसमें क्या होगा, आप लोगों का अटैक होगा, वो CH2, उस CH2 से बोलो इस बार कौन जुड़ेगा, पूरा का पूरा CH3 जुड़ जाएगा, हंसी खुशी। और वो जो O है वो किससे लटक रहा होगा, इससे लटक रहा होगा, O नेगेटिव के फॉर्म में। इस O नेगेटिव के पास बाद में फिर कौन आ जाएगा, O नेगेटिव के साथ ये जो MgBr है ना, ये MgBr भी है, ये ऐसा रहेगा। फिर बाद में आप चाहो एक काम करो, फालतू नाटक नहीं करते, डायरेक्ट 1 स्टेप लिख दो फालतू के, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये ऐसे डन, खत्म हमारी कहानी। क्या बन गया, एक अल्कोहल बन गया। ठीक है, यानी कि इससे क्या शिक्षा मिलती है, इससे ये शिक्षा मिल्ती है कि इपॉक्साइड्स में अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला जाए तो हमको क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। प्लीज कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बहुत काम आएगा। इपॉक्साइड्स में अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Gr डाला जाए तो हम लोगों को क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। ये होता है हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट रूल। अभी तक कैसा हो रहा था, देखो आप ऊपर जैसे ये ले रहे थे CH3NH2, तो आपको OH वाली स्पीशीज भी मिल रही थी, NH भी मिल रहा था, मिलावटी काम था बेसिकली। अगर आप मान लेते हैं CH3ONA लेते हो तो आपको क्या मिल रहा था, ईथर वाला पार्ट भी मिल रहा था और अल्कोहल वाला पार्ट भी मिल रहा था। मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप मिल रहे थे, समझ रहे हो। क्योंकि इपॉक्साइड का जो O है वो तो हमेशा अल्कोहल बनाएगा, और फिर तुम जिस न्यूक्लियोफाइल को ला रहे हो वो न्यूक्लियोफाइल डिसाइड करेगा कि और कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा। अमाइन को ला रहे हो तो अमाइन बनेगा, अगर अल्कोक्साइड को ला रहे हो तो ईथर बनेगा, है ना। अब हमने ग्रिग्नार्ड को लाया तो ग्रिग्नार्ड में तो R निगेटिव हो, तो R निगेटिव किसी फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं होता, तो ये अल्कोहल बना। तो ये आगे जाके जब तुम अल्कोहल्स चैप्टर पढ़ोगे ना तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हाउ अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ इपॉक्साइड्स। अब देखो क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास एक ऑक्सीरेन है, उस ऑक्सीरेन में आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाले हैं CH3MgBr, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक स्टेप में एक प्रोडक्ट बना A, और उसमें फिर आपने H3O पॉजिटिव डाला तो आपको मिला एक 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ये आपको मिला 1 डिग्री अल्कोहल। अब आपको बताना है कि वो 1 डिग्री अल्कोहल क्या है, सॉरी आपको ये बताना है कि वो X क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज X। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा तुमसे यही पूछा जाए कि प्रोडक्ट क्या है। कई बार तुमसे वो ये भी पूछ सकता है कि आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में रिएक्टेंट कौन है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो अभी जैसे मान के चलते हैं मेरे पास इस तरीके से मेरे को कुछ ऑक्सीरेन्स दिए, ऑक्सीरेन्स मीन्स बेसिकली वही आपको इपॉक्साइड्स दिए हुए हैं, है ना। ये आपको ऑप्शंस दिए, क्या करें। तो बैठना नहीं है, आपको एक एक रिएजेंट, अभी क्योंकि तुम लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो एक काम करो, एक एक ऑप्शन को चेक करो कि किससे हमको 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 में जाती हूँ और उसमें मैं CH3Br लगाती हूँ तो यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो ये भी उतना ही हिंडर्ड है जितना हिंडर्ड है, मतलब कोई भेदभाव नहीं है, आप कहीं पे भी अटैक करो। तो अगर मैं इसका अकॉर्डिंग टू ए वाले के अकॉर्डिंग अगर मैं आंसर लिखती हूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके का, ये होगा मेरा आंसर। क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल है, हाँ, यानी कि ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छा मैडम आप बी ऑप्शन को सॉल्व करिए। मैंने बी ऑप्शन अभी अभी देखो ऊपर सॉल्व करके लिखा है। बी ऑप्शन में क्या दिख रहा है, बी ऑप्शन में हम लोगों को एक 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है, क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो और 2 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है ना, इसीलिए। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप आइडेंटिफाई करो, तो आप मेरे हिसाब से तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। अब अगर मान के चलते हैं कि क्वेश्चन आपकी SN2 मैकेनिज्म के वाया नहीं हो रही है, वो हो रही है SN1, तो देखो एग्जैक्टली SN1 मैकेनिज्म फॉलो नहीं होती है। SN1 टाइप ऑफ SN1 मैकेनिज्म हम इसे कहते हैं। इसे मैं टाइप ऑफ SN1 मैकेनिज्म इसीलिए कहती हूँ क्योंकि जब जब SN1 होती है तो SN1 में तुम जानते हो क्या बनता है, C पॉजिटिव, यानी कि कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। बट जब हम लोग इपॉक्साइड के केस में एसिडिक मीडियम को जब हम SN1 कहते हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता, इसीलिए इसको पूरी तरीके से संपूर्णतः तरीके से इसको क्या नहीं कहा जाता है, SN1 नहीं कहा जाता है,
ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा। अब क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनता है तो भैया यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी नहीं होती। हाँ, लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि SN2 का तो नेचर ही था इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट देने का, बट SN1 का नेचर कैसा था, इन्वर्जन भी देता था, रिटेंशन भी देता था। अब क्योंकि ये रिंग क्लोज है तो यहाँ पे आप लोगों का इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट को आप बोलो क्या करोगे, यहाँ पे फेवर करोगे। ठीक है, इसका हम मैकेनिज्म बता देते हैं। खैर, मैकेनिज्म एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं कि आखिर चीज़ें हो कैसे रही हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे। अच्छा, वो मैकेनिज्म जानने से पहले अटैक अगर आप रिएजेंट का करवाओगे तो अटैक कहाँ कराओगे, जो उस जगह पे कराओगे जो जगह आप लोगों की कैसी होगी, ज़्यादा क्राउडेड होगी। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं मैकेनिज्म की तरफ। कोई भी एक इपॉक्साइड ले लो, वही पहला वाला इपॉक्साइड ले लेते हैं जो इसे प्रीवियस वाली मैकेनिज्म में लिया था। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ H3O पॉजिटिव और आप लोगों का यहाँ पे H पॉजिटिव, ये ऐसे, यानी कि कंप्लीटली एसिडिक मीडियम। कहाँ पे अटैक होगा, आप लोगों के मोर। लेकिन सब दुनिया जानती है कि SN1 मैकेनिज्म में कभी भी न्यूक्लियोफाइल अटैक पहले नहीं करता। SN1 मैकेनिज्म में हमेशा न्यूक्लियोफाइल वेट करता है कि वो जो लीविंग ग्रुप है पहले वो जाए। बराबर कह रही हूं मैं, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप में अटैक नहीं होगा। तो फिर मैडम अब क्या करें, तो ये जो H पॉजिटिव, अच्छा ऊपर से ये सबस्ट्रेट ऑक्सीजन वाला सबस्ट्रेट है, और जैसे एरियल का या सर्फेक्सल का ऐड आता है, दाग जिद्दी होते हैं, ऑक्सीजन वाले लोग बड़े जिद्दी होते हैं, जाते नहीं है छोड़कर, मैम हम नहीं जाएंगे। ऑक्सीजन वालों को प्रोटोनेट करना पड़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन वाले लोगों को जबरदस्ती करनी पड़ती है, उनको प्रोटोनेट करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम लोग H पॉजिटिव देते हैं। ये H पॉजिटिव कोई आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो भैया उसको कहते हैं जो निगेटिव चार्ज लेकर आ रहा हो या इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा हो एक्सेस में। ये फटीचर H पॉजिटिव के पास क्या एक्सेस में इलेक्ट्रॉन, तो खुद गरीब है, दुखी आ रहा है बेचारा, तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये H पॉजिटिव क्यों आ रहा है, ये H पॉजिटिव चारा लेने के लिए आ रहा है ऑक्सीजन को, कि चारा ले ऑक्सीजन, और इस H पॉजिटिव के साथ बोलो क्या कर ले, बॉन्ड बना ले, ताकि इस H पॉजिटिव के साथ क्या करे, बॉन्ड बना ले। और जब जब ऑक्सीजन आपको मिलेगा सबस्ट्रेट में, चाहे किसी भी फॉर्म में मिले, अल्कोहल के फॉर्म में मिले, ईथर के फॉर्म में मिले, या किसी और पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के फॉर्म में मिले, हमेशा अल्कोहल वाले सबस्ट्रेट को पहले प्रोटोनेट करवाना पड़ता है। प्रोटोनेट का मतलब होता है उनके लोन पेयर्स को हम यूज करेंगे क्या करवाने के लिए, एक H के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। अब क्योंकि एक लोन पेयर यूज हो गया तो एक बचा, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर रखता है, क्योंकि इसने यहाँ पे अपना एक लोन पेयर इस्तेमाल कर लिया भैया किस काम के लिए, आपका बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए इस बेचारे ऑक्सीजन पे क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेप है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोनेशन। अल्कोहल्स में भी याद करो, जब मैंने SN1 पढ़ाया था तो वहां पे भी तुमको प्रोटोनेशन करके दिखाया था, है ना। हाँ, अब इस ऑक्सीजन पे भारी पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन सहन नहीं कर पा रहा है इतने पॉजिटिव चार्ज को, क्या करे। अब आता है, ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 1, ये हो गई स्टेप नंबर 1। पूरी दुनिया जानती है कि SN1 में, एक मिनट ये कॉल इंपॉर्टेंट है, हेलो, नहीं अभी तो एक हाँ, शाम को तो मैं उनको घुमा के ले आई थी 6:30 बजे के करीब, और अभी पैर मार रहा था तो मैं उसको सुसु करा के ले गई, तो फिर जाके बैठ गया अपना चुपचाप। और अभी के साथ हमारे
ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो याद रखना, मैं बार बार चीज़ें रिपीट तो देखो समय के साथ साथ करती ही रहती हूँ, बट जब भी एक सबस्ट्रेट में आपको ऑक्सीजन दिखे आप समझ जाइए कि उसको प्रोटोनेट करवाने की आवश्यकता है। अब ये जो आप लोगों का स्टेप नंबर 1 में ये जो पर्टिकुलर अजीबोगरीब प्राणी बना है, अब अगर ये रिएक्शन SN1 के पाथवे से हो रही होती तो कायदे से इस रिएक्शन को बोलो क्या होना चाहिए था। इस रिएक्शन को सबसे पहले अपने लिविंग ग्रुप को हटाना चाहिए था, और उसी के बाद तो आप लोगों का क्या कहते हैं वो न्यूक्लियोफाइल आता है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जैसे ही वो प्रोटोनेट हो जाता है, अब आप फिर डालो। अब आप क्या डालो, अब आपको जो न्यूक्लियोफाइल डालना है आप डालो, ठीक है, जो डालना है डालो, जो आपके पसंद का न्यूक्लियोफाइल है। फिलहाल तो अभी मैं न्यूक्लियोफाइल के तौर पे पानी को इस्तेमाल कर रही हूँ, H2O को, ठीक है। जब जब पानी एज अ रिएजेंट यूज होता है तो उसके अंदर का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन होता है, उसके अंदर का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है OH निगेटिव। अब ये पानी का OH निगेटिव आएगा, बोलो पानी का OH निगेटिव न्यूक्लियोफाइल बनकर आएगा, है ना। और कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे आपका ज़्यादा क्राउडेड है, तो यानी कि अटैक कहाँ हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। और जब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अटैक होगा तो ये पर्टिकुलर चीज़ आपको कैसी दिखेगी, ये आप लोगों का ऊपर वाला पार्ट फिलहाल ऐसे का ऐसी, ये ऐसा सीधा था, ये वैसे का वैसी, ओके। इस पर्टिकुलर पार्ट पे अटैक हुआ, OH आ गया, ये लेट से OH भी आ गया। अच्छा, और क्या क्या हुआ, बॉन्ड टूटा क्या, कहाँ का बॉन्ड टूटेंगे, जिस कार्बन पे अटैक करवाते हैं ना उसी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ देते हैं, यानी कि बेसिकली ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स वापस से ऑक्सीजन को मिल जाएंगे। तो होगा क्या, ये चीज़ कुछ आपकी इस तरीके की दिखने लगेगी। इसका मतलब आपको डाईहाइड्रिक अल्कोहल मिला। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है बताओ, एक कार्बन पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक आपको दो प्रकार के दो OH दिख रहे हैं, क्या क्या बढ़ा रही हूँ मैं, दो OH दिखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से देखो तुमसे फ्रेम करके पूछा जा सकता है। जैसे कुछ इस तरीके से पूछ लिया गया, ये यहाँ पर मान लेते हैं, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ऐसा कर लिया, यहाँ पे इसको आपने ऐसा लिख कर दे दिया, देखो ऐसा लिख के दिया CH3OH H+, ये ऐसा लिख कर दिया। बताओ ऐसे में क्या करेंगे, हमारा फिलहाल सबसे पहली स्टेप में ये H+ का रोल क्या है, प्रोटोनेट कराना, भूल जाओ उसको। न्यूक्लियोफाइल कौन है, CH3OH में न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, तो ये इतने पार्ट को आप न्यूक्लियोफाइल कहोगे ना, ये पार्ट आपका नेगेटिव है। कहाँ अटैक करेगा, जहाँ ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा कहाँ है, इधर, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्राउडनेस का मतलब ऐसा मत समझ लेना, ठीक है, कि बहुत क्राउडेड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। पता चले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के रखे हैं और फिर वहाँ अटैक करा दे रहे हो, ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो साथ ही साथ में ये वाला जो ऑक्सीजन और इसके बीच का है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब बताओ ये चीज़ कैसी दिखेगी, ये पोजीशन ऐसी, इधर दो लोग लगे हुए थे, ये अभी भी लगे हुए हैं। इससे नीचे में, क्योंकि इस तरफ से तो बॉन्ड टूट गया ना, ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, तो ये आपका नीचे लटक रहा है, इसको क्या मिल गया, OH बन गया। H कहाँ से आया, यहाँ से आया। अब लेकिन ये वाला जो पार्ट है इससे क्या लटकेगा, न्यूक्लियोफाइल, और इस बार न्यूक्लियोफाइल कौन है आप लोगों का, OCH3, ठीक है। तो अगर SN1 मैकेनिज्म आती है तो इस तरीके से काम करोगे। अब एक ही टाइप के 50 एग्जाम्पल्स लेने का कोई भी तुक नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको आप करके दिखाइए, थोड़े से इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स। ये इस तरीके से एक आपको रिंग बनाकर दी हुई है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका Me है। एक बार कह रहा है कि इसमें आपको डालना है MEOH H+, और फिर एक बार आपको बोल रहा है MEOH, मतलब दूसरी बार, नॉट पहली बार, ठीक है। इसके दूसरी बार के लिए वो कह रहा है MEOH MEO-, इससे बनेगा प्रोडक्ट B, इससे बनेगा प्रोडक्ट C। आपको B और C बताना है। तो पहली वाली रिएक्शन तो देखो साफ साफ समझ में आ रही है, क्योंकि H+ लिखा है ना, 1 2 करके नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये एसिड कैटेलाइज रिएक्शन है। और तुम जानते हो एसिड कैटेलाइज रिएक्शन में क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म। तो जब आप B वाला प्रोडक्ट लिखेंगे तो आपको SN1 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिखना है।
और SN1 कहाँ अटैक करेगा, जहाँ ज़्यादा हिंड्रेंस है। तो बोलो अटैक कहाँ होगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। बताइए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। ऊपर का जो साइक्लोपेंटेन है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो थोड़ी ना ओपन होगा, इपॉक्साइड ओपन होगा ना। अब यहाँ बॉन्ड आपका, ये आपका H जो लटक रहा है, ये वाला H वैसे का वैसी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बन जाना है, इसको खुद को कन्वर्ट कर लेगा OH में, और इधर पे एक Me जैसे था वैसी। और इस पार्ट को क्या मिलेगा, इस पार्ट में न्यूक्लियोफाइल कौन है, इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, तो यहाँ आ जाना है OMe। ये इस तरीके से दिस वुड बी आवर प्रोडक्ट। अगर ये रिएक्शन कौन से पाथवे से जाती है, SN1 पाथवे से जाती है। तो सी वाले में आते हैं। सी वाला देखो यहाँ पे MEOH है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी तो न्यूक्लियोफाइल मैडम यही है, लेकिन ऑब्लिक में जो स्पीशीज लिखी है वो MEO नेगेटिव लिखी है। अब इस MEO नेगेटिव की वजह से ये पर्टिकुलर स्पीशीज आप लोगों की क्या कहलाएगी, बेसिक मीडियम। ये बेसिक मीडियम है, मैंने लिखवा के दिया था ऊपर रूल्स। तो SN2, और अगर SN2 से जाएगा तो जहाँ हाइड्रोजन लटक रहा है ना, वहाँ पे आप लोगों का क्या होने वाला है, अटैक। तो अगर वहाँ से अटैक होगा तो हाइड्रोजन वैसे का वैसी, और वहाँ पे बोलो आके कौन लग जाएगा आपका OMe, और जहाँ Me है वहाँ पे बोलो कौन लटक रहा होगा, OH लटक रहा होगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाते हैं। बस ऑर्गेनिक में बात वही रहती है कि आपको कितना उस समय पे याद है। अगर आपको याद है तो आपसे सवाल बन जाएंगे, अगर आपको याद नहीं है तो आपसे सवाल नहीं बनेंगे। और इसमें कुछ भी नहीं होता ऑर्गेनिक में, आपको बस चीज़ें याद होना बहुत ज़रूरी होती है। याद नहीं है तो फिर अंडा, याद है तो फिर सब कुछ बन जाएगा। अब जैसे एक आखिरी सेट ऑफ, आखिरी तो नहीं बोलूँगी, आखिरी बोल के मैं बहुत सारा करा देती हूँ, क्योंकि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपको ये इपॉक्साइड दिया है, यहाँ पे हमने pH लटकाया है। अब देखो इसका जो भी नाम वाम होगा उसमें मत पढ़ो फालतू के। इसमें आप देखो तुम्हें क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहला काम आपको फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे यूज़ करना है एक्वस NaNA3, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में आपको प्रयोग में लाना है अच्छा सेकंड स्टेप में आप, चलो अभी लिखा देते हैं, धीरे धीरे देखते जाओगे तो धीरे धीरे सीखते जाओगे। अच्छा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे पढ़ोगे तो इससे बेटर है कि अभी तुम्हें सिखा देते हैं ताकि धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाए सुनने की। यहाँ पे एक्वस NaCN फिर हमने यूज़ किया, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद तो तुम SnCl2 ये तो नहीं कर पाओगे, रहने दो, ये तुम नहीं कर पाओगे, तो इसको नहीं करते। अच्छा ये वाला, हाँ ये वाला तुम कर लोगे ETSH यहाँ पर, और सेकंड स्टेप में मैंने लिख दिया है OH नेगेटिव। फिर आपको इसी पर्टिकुलर में मैंने कहा एक्सेस ऑफ क्या डालने का है, आपको अमोनिया डालने का है। तो आप यहाँ पे एक लिख लेना, एक्सेस वो लिख नहीं रहा है, एक्सेस ऑफ अमोनिया डालो और मुझे प्रोडक्ट बताओ, ठीक है। ये वाला काम तुमको करना है। अच्छा एक और कर लो जरा, यहाँ पे ड्राई HCl का प्रयोग करो। अब बताओ इनमें प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, ठीक है। चलो पहले अपन आ जाते हैं ये फर्स्ट स्टेप में। NaNA3 एक्वस क्या है ये, जिस दिन तुमको SN2 मैकेनिज्म पढ़ाए थे ना, उस दिन तुम्हें एक चीज़ बताए थे कि SN2 मैकेनिज्म के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की आवश्यकता होती है, याद है क्या, बताया था। अब कुछ न्यूक्लियोफाइल्स के नाम लिखवाए थे, लाइक CN नेगेटिव, RO नेगेटिव, N3 नेगेटिव, है ना, ये आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स में आते हैं। तो अभी क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है फर्स्ट वाले केस में कि रिएक्शन SN2 के वहाँ आ जाएगी कि SN1 के वहाँ आ जाएगी, तो यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोफाइल है ना आपका N3 नेगेटिव, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, इधर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है N3 नेगेटिव। सेकेंड वाले में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है, आप लोगों का साइनाइड CN नेगेटिव। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आप लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में गिने जाते हैं। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में गिने जाते हैं इसीलिए SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, ठीक है बराबर। अच्छा बताइए क्या है प्रोडक्ट, क्या बनेगा, जहाँ पे लेस हिंडर्ड है वहाँ पे अटैक कराओ, बात खत्म करो। तो क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, फर्स्ट वाले केस में बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अभी फिलहाल H2 निकल पे फोकस मत करना आप, हाँ वो मैं आखिर में बता दूंगी। pH यहाँ पर, इससे बोलो क्या लटक जाएगा, इससे लटक जाएगा OH। अब बोलोगे मैडम यहाँ पे तो OH के लिए वो H तो दिख नहीं रहा है, कहाँ से आया, एक्वस वहाँ से आया होगा, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो आया होगा कहीं ना कहीं से, अगर नहीं भी लिखा होगा तो भी तुमको लिख ही देना है, ठीक है। हाँ ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में O नेगेटिव वाला हो तो फिर उसको प्रेफर करना। यहाँ पे ये वाली चीज़
अब बात आती है यहाँ पे हम लोग हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या लगाएंगे। तो कई स्टूडेंट डायरेक्ट लिख देते हैं N3 नेगेटिव, बट ऐसा लिखना गलत है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ N3 नेगेटिव। N3 नेगेटिव मतलब अजाइड आयन, और अजाइड आयन का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। प्लीज ड्रॉ इट, ये आपको याद होना चाहिए। अजाइड आयन को जब भी जोड़ने की नौबत आए तो इस तरीके से जोड़ेंगे। सिमिलरली सेकेंड वाली रिएक्शन भी SN2 के थ्रू जा रही है, उसका प्रोडक्ट भी लगभग आप लोगों का ऐसा ही बनेगा। यहाँ पे OH, यहाँ पे अगेन, लेकिन यहाँ पे जो स्पीशीज जुड़ेगी, अच्छा मैंने एक कार्बन आई थिंक कम कर दिया ना, हाँ मैंने एक कार्बन यहाँ कम कर दिया, 2 मिनट, इसको ऐसा कर दो फिर ऐसा कर देती हूँ मैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो एक स्पीशीज जुड़ेगी बोलो वो कौन होगी, साइनाइड। AgCN मतलब NaCN है ना, तो NaCN में बॉन्डिंग कहाँ से होती है, कार्बन के थ्रू होती है। KCN में भी बॉन्डिंग कहाँ के थ्रू होती है, कार्बन के थ्रू होती है। अगर AgCN ले रहे होती तो बॉन्डिंग कहाँ के थ्रू हो रही होती, आप लोगों के क्या कहते हैं, नाइट्रोजन के थ्रू हो रही होती। इसमें एक स्टेप और लिख लो, इसमें सेकेंड स्टेप लिख लो, SnCl2 + HCl। ये भी मैं सिखा दूंगी कि अभी क्या होगा, ये रिएक्शंस अभी और होंगी आगे। कैसे, इसमें आपने H2 निकल डाला है, उसका कुछ ना कुछ रोल होगा। यहाँ पे आपने SnCl2 + HCl डाला है, इसका कुछ ना कुछ रोल होगा, है ना। फिलहाल अभी अपन थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में देखो लिखा है ड्राई HCl। अभी अपने 10th क्लास का भेजा मत चलाना कि मैडम अगर ड्राई HCl है तो H पॉजिटिव कैसे जनरेट करेगा, प्लीज़ उस तरीके से मत सोचना, है ना। ड्राई HCl यानी कि SN1 मैकेनिज्म देगा। ETSH आप फर्स्ट स्टेप में यूज़ कर रहे हो, और फिर आप लिख रहे हो OH नेगेटिव, तो इसका मतलब ये क्या है, OH नेगेटिव, यानी कि आप तो यहाँ पे सीधा सीधा चीख के बोल रहे हो कि यार ये बेसिक मीडियम है, SN2 है। एंड अमोनिया क्या होता है, बेस की एसिड, बेस यानी कि आखिरी वाली भी आपकी बेसिक मीडियम है, यानी कि SN2 होगी, ठीक है। सिर्फ एक फिलहाल मैंने जो दी है वो SN1 है। तो अगर C वाली रिएक्शन SN1 है तो अटैक कहाँ पे होगा, जहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा है, तो ज़्यादा है यानी कि अब उसमें ड्राई HCl में वहाँ पे आप लोगों का निगेटिव पार्ट कौन है, Cl नेगेटिव, तो अटैक कौन करेगा, Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव, और दूसरा पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। अच्छा D वाले पार्ट में आपने क्या इस्तेमाल किया, ETSH। OH नेगेटिव किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है वहाँ पे, कि बेसिक मीडियम है, बट अगर कोई पूछेगा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, ETS नेगेटिव, ठीक है। और ये भी कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे लेस वाला होगा। तो लेस वाले के लिए जैसे हम स्टार्टिंग में लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे, बस फर्क आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा SET, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा SET। E वाले पार्ट में आप अमोनिया यूज़ कर रहे हो, और मैंने कहा था अभी अभी आज की क्लास में, जब जब आप अमाइंस या फिर उससे रिलेटेड कोई दूसरे उसके डेरिवेटिव्स को अगर आप यूज़ करेंगे और उसमें अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है, एक हाइड्रोजन को हटा देना और जो भी आप लोगों का निगेटिव पार्ट बचेगा उस निगेटिव पार्ट को आप बेसिकली क्या कहोगे, आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल कहोगे। तो अगर अमोनिया है NH3 तो आप क्या कर लो, आप उसमें से एक H हटा दो तो क्या बचेगा बताओ, वहाँ पर NH2 नेगेटिव है ना, तो NH2 नेगेटिव विल बी नोन एज योर न्यूक्लियोफाइल, और वो भी SN2 देगा, याद रखना। साइनाइड CN नेगेटिव, अजाइड, अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स यानी कि अमाइंस, ठीक है, और साथ ही साथ में क्या नाम है इसका, अल्कोहल नहीं क्या नाम है इसका, एल्कोक्साइड्स, ये सारे के सारे जो लोग हैं आप लोगों के क्या देते हैं, आप लोगों के SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, इसीलिए। अच्छा तो यहाँ पे आ जाना है OH, और वहाँ पे बोलो कौन अटैच हो जाएगा, NH2। क्या ये वही चीज़ है जो आज हमने अपनी क्लास में सीखी, हाँ ये वही चीज़ है। अच्छा इसमें एक और पार्ट बना लेते हैं, इसमें यहाँ लिख देती हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, LiAlD4। अब ये चीज़ तुम आगे पढ़ोगे कि भैया इसको क्या कहते हैं, अगर वहाँ D नहीं होता, यूजुअली आप पढ़ोगे वो होता है H, वो क्या होता है आप लोगों का H, उसको हम लोग कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि सोर्स होता है, मतलब अगर मान लेते हैं मैं यूज़ कर रही हूँ LiAl आपका H4, तो बेसिकली ये सोर्स होता है हाइड्राइड आयंस का, यानी कि हम लोगों को ज़्यादातर हाइड्राइड आयंस नहीं मिलते, हमको ज़्यादातर क्या मिलते हैं, H पॉजिटिव आयंस, राइट। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आपको हाइड्राइड आयंस मिलते हैं, यानी कि हाइड्रोजन लेकर जाता है इलेक्ट्रॉन, तो ये वही सोर्स है।
आपको हाइड्राइड यानी कि कहीं भी अगर तुम्हें दिखे LiAlH को, तो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वन ऑफ द आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। बट आपको साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए कि ये हाइड्राइड आयंस का सोर्स है। मतलब यहाँ पे इसके लिए इसका न्यूक्लियोफाइल स्वयं कौन है, H नेगेटिव है, बराबर, वो खुद H नेगेटिव है। तो अगर मैं वहाँ लिख रही हूँ कि LiAlD4 यूज़ किया, मैंने ड्यूटेरियम यूज़ किया, मतलब वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल H नेगेटिव की जगह D नेगेटिव रहा होगा। तो ये भी क्या होता है, ये भी SN2 पाथवे को ही फॉलो करता है। ठीक है, ये भी SN2 पाथवे को फॉलो करता है। तो इसको F बना लेते हैं, E वाला पार्ट हम यहाँ लिख देते हैं। तो अगर ये, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है भैया, छोटू सा है, बताओ क्या कहोगे, और छोटू से पे ही पूरा नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, तो न्यूक्लियोफाइल तो अच्छा होना ही है उसको। तो यहाँ पे क्या आ जाना है आप लोगों का, वो जो LiAlD4 ने जो D दिया होगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, और क्योंकि वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है तो वो कहाँ जाके चिपका होगा, वो पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों के यहाँ जाके चिपक गई होगी। इस पोजीशन पे और 2 हाइड्रोजन्स तो होंगे ही होंगे, बट एक ड्यूटेरियम। अच्छा, अब वहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, देखो पानी। चलो एक काम करती हूँ, मैं इसको टी लिख देती हूँ, टी मतलब ट्रीटियम। अगर मैं वहाँ ट्रीटियम लिख दूंगी ना, तो सेकेंड स्टेप में आपने जो पानी यूज़ किया है उसकी वजह से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा OT। ठीक है, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, OT। यानी कि आप जो पानी लेते हो नेक्स्ट स्टेप में, वो नेक्स्ट स्टेप बेसिकली उसी का तो H यहाँ पे आता है, तो हमने तो क्योंकि ट्रीटियम लिया तो यहाँ T आएगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। और वो क्योंकि हम लोग याद नहीं रखते हैं कि कहाँ का पानी कहाँ शिफ्ट हो रहा है, कहाँ किस तरीके से जा रहा है, तो हम लोगों से कैसा हो जाती है, पेपर में भी गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता चल गया कि किस केस में आपके इपॉक्साइड्स SN1 देंगे और किन केस में SN2 देंगे। बराबर कर लोगे मेरे हिसाब से अब तुम सवाल। और अगर कल को तुम्हें आइडेंटिफाई नहीं, मतलब लिख के नहीं आया है, समझ नहीं आ रहा है, तो आपको रिएजेंट्स के सहारे भी पहचानना पड़ सकता है कि वो चीज़ क्या देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने दिया था आपका NaCN KCN या फिर आपका एजाइड, इस टाइप की अगर आपको कोई चीज़ें दी हैं तो आप उसके सहारे आइडेंटिफाई करके आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब जैसे एक क्वेश्चन लो, इसको बनाओ। इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और इसी टाइप के सवाल। अच्छा, ऊपर मैडम आपने बताया नहीं H2 निकल का क्या होता है, वो आखिरी में। ठीक है, वैसे मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे से छूटे ना आखिरी के चक्कर में, लेकिन फिर भी वो आखिरी में डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि उसका इस टॉपिक से कोई वास्ता नहीं है ना, इस वजह से वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज होगी अभी की क्लास के लिए। यहाँ पे मैं आपको लिख रही हूँ H2O18, यहाँ पे H पॉजिटिव, और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बन रहा है X, और यहाँ पे मैं तुमसे लिख रही हूँ CH3OH, और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बन रहा है Y, और साथ में H पॉजिटिव भी है। आपको ऑब्वियस है कि X और Y को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, पहले तो आप पहचानो कि किस तरफ कौन सी मैकेनिज्म की रिएक्शन हो रही है। अगर आपको ये पता है कि किस तरफ कौन से मैकेनिज्म की रिएक्शन हो रही है, तो आपके लिए ये चीज़ लिख पाना, अरे यार ये फिर भुगतना शुरू कर दिया, ठीक है छोड़ो उसको, कुछ देर बाद भौंकेगा, अपना अंदर चला जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म कौन से उसमें जा रही है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं देखूँ राइट साइड, तो ये वाला साइड तो साफ साफ कह रहा है कि मैं SN1 हूँ। तो पहले तो आप मार्क कर लो कि आपका X क्या होगा। अगर ये रिएक्शन SN1 है तो इसका मतलब मोर वाली जगह पे अटैक हो रहा होगा, और हम अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों का SN1 में सबसे पहले प्रोटोनेट होता है, और प्रोटोनेट कौन करेगा, ये H पॉजिटिव। बेसिकली यहाँ पे हम लोग किस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्रोटोनेशन के लिए। तो ये H पॉजिटिव इसको मिलने वाला है, ये H पॉजिटिव इसको मिलने वाला है, ये तो मानते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH3C, ऊपर में CH3, इससे कनेक्टेड है CH2, ये हो गया आपका O और H। और जो पानी होता है H2O, देखो 18 लिखा है, तो वो जो H2O18 है, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है, तो वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेसिकली यहाँ आएगा, और उसके ऊपर हम लोग लिख देते हैं 18। तो ये तुम्हारा आंसर है। अब जो भी तुम्हें ऑप्शंस उस वक्त पेपर में दिए होंगे, तुम ढूंढ लेना कि उसमें से X कहाँ है। तो ऐसे जो ऑप्शन आप, क्योंकि X को लेके तुम बहुत श्योर हो, है ना, तुम X को लेके बहुत अच्छे से श्योर हो कि ये इसका आंसर है, तो तुम क्या कर सकते हो, बाकी जो ऑप्शन आपके X के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रही, आप उसको क्या कर देना, उठा के फेंक देना। सही कह रहे हैं। अब आ जाओ Y वाले में, बाजू वाले में। अब एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है कि मैडम वहाँ पे आप क्या करते हैं उसको बेसिक मीडियम लेकर करिए। नहीं, ये बेसिक मीडियम नहीं है। अगर CH3OH मैं यूज़ कर रही हूँ और साथ में CH3O नेगेटिव भी लिख रही हूँ, मतलब
आप या तो CH3O नेगेटिव ना लिख के CH3CH2O नेगेटिव लिख दो, लेकिन ये वाली स्पीशीज उसी के जैसा एल्कोक्साइड यूज कर रहे होते तो वो बेसिक कहलाता, बट वहाँ पे H पॉजिटिव है, वो यानी कि वो आप लोगों का भैया इस बार एसिडिक ही है, वो अभी भी एसिडिक है। बस फर्क इतना है कि ये पार्ट न्यूक्लियोफिलिक है, वो ये बताना चाह रहा है। यानी कि ऊपर वाले प्रोडक्ट में और नीचे वाले प्रोडक्ट में सिर्फ ये अंतर आएगा कि आप लोगों का जो CH2 है उसको तो OH मिल जाएगा, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है वो रहेगा OCH3, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ईथर रह रहा है और साथ ही साथ में आप लोगों का अल्कोहल रह रहा है। ठीक है, तो अभी हमने जो सीखा ये बना लिया, बस इसी के जैसा सवाल कभी पेपर में आए तो उठा के बना देना। ठीक है ना, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के जैसा। आपको एक इपॉक्साइड दिया हुआ है, ये इस तरीके से है, यहाँ पे O है, प्लीज ड्रॉ कर लो उसको ठीक से। अच्छा, अब यहाँ से दो पाथवे आपको बोले जा रहे हैं। एक बोला जा रहा है ETO नेगेटिव, K पॉजिटिव, ऑब्लिक E2H। देखो समझ रहे हो ये कौन सा मीडियम है? बेसिक। अभी मैंने ऊपर कहा था अगर आप जो यूज कर रहे हो उसी का अगर एल्कोक्साइड भी यूज कर रहे हो तो वो बेसिक। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ETOH ऑब्लिक में H पॉजिटिव। मतलब एक स्टूडेंट जिसको कंफ्यूजन है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के अच्छे से ध्यान रख सकता है, इस रिएजेंट के पैटर्न को देखकर कि देखो जब ETOH के साथ उसी का निगेटिव पार्ट वाला कैटायन सॉल्ट आया तो हम उसको SN2 पाथवे के द्वारा लेकर जाएंगे, और अगर वो इस तरीके से H पॉजिटिव के साथ आया तो हम उसको SN1 पाथवे के साथ लेके जाएंगे। यहीं पे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। बोलो X का आंसर क्या होगा? मैं लिख देती हूँ, तुम टैली करके देखो। SN2 है मतलब लेस हैंडेड पे अटैक करेगा, है ना? ओके, लेस हैंडेड पे अटैक करके क्या लगाना है वहां पे हम लोगों को? वहां पे हमें लगाना है OET, और इस तरफ बोलो क्या लग जाएगा आप लोगों का OH। ये X है। अगर मैं Y की बात करूंगी तो Y क्या हो जाएगा? वो बेसिक एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में आपका जो OET है वो देखो यहाँ लगेगा, और आपका जो OH वाला पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये देखो इस तरीके से आपके जो आंसर्स हैं सिर्फ SN2 या सिर्फ SN1 के होने की वजह से कंप्लीटली क्या कर जाएंगे? वेरी कर जाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि कब आपकी रिएक्शन SN1 जा रही है और कब तुम लोगों की रिएक्शन क्या कर रही है? SN2 पाथवे को क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ये प्रवचन क्लियर है। तो आई थिंक अब जब भी तुम्हें इपॉक्साइड्स मिलेंगे ओपन करने के लिए तो आप याद रखिएगा इपॉक्साइड को आप एसिडिक मीडियम में ओपन कर रहे हो या बेसिक मीडियम में, वो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन SN1 जाएगी कि रिएक्शन SN2 जाएगी। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा ये देख लेना कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोगों का जो पूरा न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला पार्ट था ये समाप्त होता है। ठीक है, हमने पूरा का पूरा न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया। इसमें कल हम लोग SNI की मैकेनिज्म क्या है एक बार वो देख लेंगे, जो कि मैं बता दूं उतना इम्पॉर्टेंट पार्ट वो नहीं है। मतलब अगर आपको SN1 की मैकेनिज्म नहीं आती तो बहुत बेकार है, SN2 की मैकेनिज्म आपको नहीं आती बहुत बेकार सिचुएशन है, बट अगर आपको SNI की मैकेनिज्म नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं। वो सिर्फ ऐसा है कि आप उस मैकेनिज्म को देखेंगे, उस मैकेनिज्म से कुछ जनरल रूल्स या कुछ लॉजिक्स हम डिराइव करेंगे या कुछ जीके फैक्ट्स डिराइव करेंगे और उनको अपने दिमाग में से स्टोर करके रखेंगे, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमने जो ये पूरा SN रिएक्शन पढ़ा, SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि अटैक करने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, और बाहर आने वाला भी बोलो कौन है? इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ये हमने पढ़ लिया। लेकिन इस पूरे पढ़ाई के दौरान तुम्हें याद है मैंने कहीं पे भी बेंजीन रिंग नहीं ली, बल्कि जहां जहां बेंजीन रिंग या कोई दूसरा एरोमेटिक सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, या बेंजीन रिंग ही चलो इन्वॉल्व कर लेते हैं, कहीं पे भी RI हाइलाइट हो तो मैंने क्या बोल दिया? अरे यहाँ पे SN नहीं होगी, SN नहीं होगी, SN नहीं होगी। याद आ रहा है? मतलब मैंने पूरी पढ़ाई अभी क्या की है आप लोगों की एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अराउंड करवाई है। जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है ना, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो नहीं होती। वो तभी होती हैं जब ऐसे सिस्टम में कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए।
वो चीज़ हम पढ़ेंगे, बट पहले जो बेसिक है ना, पूरा जितना आपको पता होना चाहिए वो कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये छुटपुट टॉपिक्स हैं, ये वैसे भी कंप्लीट हो जाएंगे विद इन द टाइम पीरियड। तो अभी कल हमारा टारगेट है SNI मैकेनिज्म को पढ़ना, और साथ ही साथ में एक आपका और टॉपिक आता है जिसे हम लोग कहते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये 2 टॉपिक्स पढ़ना, ताकि कल टॉपिक ये दोनों पढ़ के हम लोग सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस को क्या लगा दें, फुल स्टॉप लगा दें। कौन सी वाली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन पढ़ रहे हैं, राइट, और उसमें भी एलिफेटिक पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल हमारा सब्सटीट्यूशन खत्म हो जाएगा एलिफेटिक वाला, और उसके बाद हम लोग जो फिर पार्ट स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन टेंशन मत लो, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है SN के जैसा, वो मज़ा आएगा। हाँ, लेकिन एलिमिनेशन पढ़ने के बाद जो खिचड़ी मचेगी दिमाग में वो बेकार रहेगी, बिकॉज अब आपके पास एक सबस्ट्रेट रहेगा, स्पेशली 2 डिग्री के बदतमीज सबस्ट्रेट। देखो कैसा रहता है, चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं। 3 डिग्री रहा तो SN1 में जाएगा, 1 डिग्री रहा तो SN2 में जाएगा, बट 2 डिग्री एक ऐसा बीच का इंसान है जिसका ईमान डोल जाता है। कुछ कंडीशंस में महाराज SN1 भी दे देते हैं, कुछ कंडीशंस में SN2 भी दे देते हैं, बताओ। तो वो डिसाइड करना एक्चुअल में बहुत बड़ा कंफ्यूजन पार्ट रहता है। उसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर मैं 3 डिग्री लेती हूँ और कोई रिएजेंट ले लिया मैंने, तो रिएजेंट अब डिसाइड करता है कि रिएक्शन सब्सटीट्यूशन में जाएगी कि रिएक्शन एलिमिनेशन में जाएगी, बताओ। अगर मैं लेती हूँ एक्वस KOH तो रिएक्शन कैसी होगी? सब्सटीट्यूशन, मतलब रिएक्शन के सबस्ट्रेट के अंदर से उसका लीविंग ग्रुप जाएगा और उसके बदले आएगा OH निगेटिव। सोचो कितना अच्छा है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, एक गया एक आया, बट उसी एक्वस KOH के बदले उसी सेम सबस्ट्रेट के लिए अगर मैं अल्कोहलिक KOH ले लेती हूँ तो उस एक मनहूस अल्कोहलिक KOH की वजह से रिएक्शन सब्सटीट्यूशन में ना जाते हुए फिर एलिमिनेशन में जाएगी। तो जब तक आप इन टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ते हो, दे सीम्स टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग कि अरे वाह, ये तो बड़े ही प्यारे टॉपिक्स हैं, बड़ा ही मजा आ रहा है। बट जैसे ही आप इन टॉपिक्स को क्लब कर देते हो, मतलब आपने सब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन भी पढ़ लिया, आपने एलिमिनेशन भी पढ़ लिया, तब खिचड़ी मचती है कि अरे बाप रे, आप क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई कैसे करें करके कि ये रिएक्शन आपके कौन से पाथवे को फॉलो कर रही है। एंड यूजुअली यही हम लोगों की 2 बहुत फेमस रिएक्शंस रहेंगी, इन्हीं 2 को हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। एक हम लोग सब्सटीट्यूशन को बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे और दूसरा हम एलिमिनेशन को ज़्यादा पढ़ेंगे। सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन के अलावा एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं एडिशन। लेकिन किस चीज़ का एडिशन मैडम, बताइए। तो आप जो एडिशन पढ़ोगे वो आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ सकते हो, आप इवन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी पढ़ते हो। तो हम लोग फिलहाल एडिशंस को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। और जैसे ही हम लोगों का कल ये सब्सटीट्यूशन वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, हम लोगों का याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन खत्म हुआ है, एरोमेटिक नहीं हुआ है, और वो भी सब्सटीट्यूशन में सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक हुआ है। मेरे को बीच में रोनित ने डाउट पूछा था सिर्फ न्यूक्लियोफाइल ही क्यों, इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं? तो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं, चलो तुम लोगों को एक काम करती हूँ, ट्री डायग्राम बना के दिखाती हूँ, क्योंकि यूजुअली मेरी पढ़ाने की स्टाइल ट्री डायग्राम के वाया रहती है। अगर मैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की बात करूँ तो हम लोग उसको ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है। ये 2 पार्ट्स होते हैं हम लोगों के। एक होता है आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट कर रहे हो, एक आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करते हो। न्यूक्लियोफिलिक में आप क्या पढ़ते हो? एलिफेटिक के लिए पढ़ते हो, जो कि हम कल खत्म करेंगे, इतने दिनों से जो चल रहा है। और फिर एक आप एरोमेटिक के लिए पढ़ते हो, और एरोमेटिक हमारे सिलेबस में सिर्फ बेंजीन रिंग ही तक सीमित है, ठीक है। सिर्फ वो जो कि बहुत छोटा रहता है, वो उतना डिटेल में, मतलब उतना डिटेल में तो जाते हैं बट उतना आपका क्या कहता है टाइम टेकिंग वो नहीं रहता है, वो काफ़ी सिंपल रहता है। वैसे ही यहाँ पे जब आप बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन की, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में अगेन 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे भी एक एलिफेटिक होता है और यहाँ पे भी एक एरोमेटिक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में सिखाऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी के उलट जो उसका इलेक्ट्रोफिलिक में एलिफेटिक सब्सटीट्यूशन है, ठीक है, जो एलिफेटिक सब्सटीट्यूशन है वो आपका उतना ही रेयर है,
मतलब आपको कुछ ही ऐसी रिएक्शंस मिलेंगी, गिन चुन के आपको ऐसी कुछ रिएक्शंस मिलेंगी जिन रिएक्शंस में आप ये कहोगे कि अरे मैडम देखिए ये तो एलिफेटिक दे रहा है। ये बहुत ही रेयर है एंड यूजुअली इसको हम लोग पढ़ते भी नहीं है और उतना ये आता भी नहीं है। तो ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब इस सब्स्टिट्यूशन में मैंने एक और नाम छोड़ दिया है, उसको भी इंक्लूड कर लो, क्योंकि हम लोग टोटल एक और प्राणी होता है, बताओ कौन? आप सबका प्यारा फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स में भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, बट फ्री रेडिकल्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों को एकदम आखिरी में पढ़नी है। तो अभी मैं बता देती हूँ तुम लोगों का पढ़ाई का ऑर्डर कैसा रहेगा। ये हम लोगों का कल कंप्लीट हो जाएगा, एकदम ये काम हमारा कल कंप्लीट होगा। इस सब्स्टिट्यूशन से रिगार्डेड बाकी सारे पार्ट हम छोड़ देंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी इससे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट जो हम लोगों के लिए है वो है एलिमिनेशन। आपको एलिमिनेशन पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया, आप सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो ठीक है, जैसे आप एलिमिनेशन पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन जब दोनों पढ़ के खत्म कर लेते हो तो आपके दिमाग में चक्कर आने लगता है कि अरे बाप रे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में हम आइडेंटिफाई कैसे करें। फिर तो वो कैसा है, अगर आप सब्स्टिट्यूशन के साथ एलिमिनेशन पढ़ लोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। और सबसे बेटर से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि बहुत छोटा है। जितना दिन मुझको तुमको ये पूरा साइकिल कंप्लीट कराने में लगेगा ना, बचा हुआ सब्स्टिट्यूशन का, मुश्किल से 1 वीक से भी कम वक्त में हम लोगों का एलिमिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। एलिमिनेशन में क्योंकि कुछ भी नहीं है, और इसको पढ़ लेने के बाद आप 12th स्टैंडर्ड की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है चैप्टर वाइज, आप वो बहुत जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन होने के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 12th में होती है। तो 3 टाइप की एलिमिनेशन है, जैसे सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने पढ़े थे ना, वैसे 2 टाइप का होता है। एक होता है अल्फा एलिमिनेशन, मैं ट्री डायग्राम ठीक कर देती हूँ, ठीक है? एलिमिनेशन के 2 कैटेगरीज होती हैं, हम 2 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। एक होता है अल्फा एलिमिनेशन, एक होता है आपका बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन कुछ नहीं है, 2 लाइन का है, उसमें नहीं जाना है, वैसे भी वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। बीटा एलिमिनेशन पढ़ना होता है। बीटा एलिमिनेशन में E1 पढ़ते हैं, जैसे SN1 होता है ना वैसे E1, जैसे SN2 होता है वैसे E2, और जैसे SNI होता है जिसको हम उतना भाव नहीं देते वैसे E1CB होता है, उसको भी हम लोग उतना भाव नहीं देते। और ये पार्ट बहुत ही शॉर्ट होता है। इस पूरे एलिमिनेशन वाले पार्ट को हम पहले क्या करेंगे, कवर करेंगे, और जब हम लोगों का पूरा एलिमिनेशन वाला पार्ट हो जाएगा फिर एक्चुअली में हम लोग मूव करेंगे किसकी तरफ, एडिशन रिएक्शंस। आप जैसे 10th में पढ़ते थे ना 4 टाइप की रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, बराबर यहाँ पर है। अब एडिशन देखो क्या है। अब एडिशन के अगेन 3 कैटेगरीज बन जाती हैं। आप किसको ऐड कर रहे हो सकता है एक न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हो सकता है कि आप जिस स्पीशीज को ऐड कर रहे हो वो आप लोगों की एक इलेक्ट्रोफाइल है, और हो सकता है आप जिस स्पीशीज को ऐड कर रहे हो वो एक फ्री रेडिकल है। ये इस तरीके से हम लोग इसको कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, 3 पार्ट्स में। बट एडिशन डायरेक्टली नहीं पढ़ाया जा सकता। जिस इंसान को एलिमिनेशन नहीं आता वो इंसान एडिशन नहीं पढ़ सकता, क्योंकि एलिमिनेशन में एक टॉपिक होता है मार्कोनी, एंटी मार्कोनी वगैरह वगैरह। तो मतलब एक छोटा सा वहाँ पे एलिमिनेशन कैसे करते हैं वो सीखते हैं, और फिर उसी एलिमिनेशन का एप्लीकेशन करते हैं, तो वो बहुत आप लोगों के लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो एडिशन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? बस बहुत प्यारा प्यारा, बल्कि ये आप लोगों के आगे फ्यूचर में आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है ना, उसके रिस्पेक्ट में एडिशन काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी वाली? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि न्यूक्लियोफिलिक? तो वैसे तो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन खत्म हो जाता है तब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक। बट अगेन मैं बता दूं, न्यूक्लियोफिलिक में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो आप आगे जाके हर चैप्टर की जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हो ना, तो हर चैप्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप उसको मतलब देखने को मिलता है हर जगह, स्पेशली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाले चैप्टर या कार्बोनिल कंपाउंड्स वाले चैप्टर में देखने को मिलता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, बट ओके है, क्योंकि एज सच एक बार एक टाइप की रिएक्शन समझ में आ जाती है तो बाकी ऑलमोस्ट सेम उसी पैटर्न को फॉलो करती है। यहाँ पे आपको और कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं करने पड़ते, आपको मैकेनिज्म नहीं पढ़नी पड़ती है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ट्रिक्स पढ़नी है, इस पे ऐसा करो, इस पे ऐसा करो, इस पे ऐसा करो, सीधा सीधा ट्रिक्स याद करनी होती है। फिर बात आती है फ्री रेडिकल की। तो फ्री रेडिकल बहुत ही शॉर्ट टॉपिक होता है, तो अभी ऑर्डर सुन लेते हैं हम किस तरीके से करेंगे। कल तो हम लोग किसी तरीके से पहले अपना एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन खत्म करेंगे, फिर एलिमिनेशन का ये पूरा साइकिल हम कंप्लीट करेंगे।
एलिमिनेशन की साइकिल कंप्लीट करने के बाद हम एडिशन में जाएंगे। एडिशन में पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे और फिर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा एडिशन का संसार खत्म हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स, क्योंकि अब मुझे अगर अपनी जर्नी आगे बढ़ानी है तो भले ही मैं तुमको एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिखाओ ना सिखाओ, फ्री रेडिकल बता देना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके फ्री रेडिकल मेरे गले की फांस बनने वाला है। फिर हम फ्री रेडिकल पढ़ेंगे, एक तो शॉर्ट होता है, जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपना गृह प्रवेश लेकर जाएंगे एरोमेटिक्स की दुनिया में, और एरोमेटिक में फिर एक एक करके न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक भी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोफिलिक भी पढ़ेंगे। लेकिन बता दूं, इलेक्ट्रोफिलिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर होता है ना, आगे चैप्टर, उसमें आपको ये चीज़ मिलती ही है। तो मान के चलो कि ये मंथ तुम्हारा ऑलमोस्ट इस पार्ट में पूरा का पूरा जाएगा ही जाएगा। ये जो है इसमें आपको ये पूरा सीखना ही है, एक एक टाइप की रिएक्शंस। फिर आफ्टर फिनिशिंग दिस पार्ट वी विल मूव टूवर्ड द अनदर चैप्टर दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, जो कि इजी होता है, उसमें ट्रिक्स में हमको काम करना है। एक ट्रिक अगर आपको पता है, ज़्यादा 3 ट्रिक्स अगर आपको पता है तो 3 ट्रिक्स में वो चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। वैसे तो ग्रिग्नार्ड पढ़ना खुद में एक बहुत बड़ी बात है, बट आपको उतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, जितना जितना पढ़ना होगा मैं एग्जैक्टली उतना ही बताऊंगी, उतना ही प्रिस्क्राइब करके दूंगी, वो आपको पढ़ना है। फिर ग्रिग्नार्ड जब एक इंसान का हो जाता है तो वो सोचता है कि चलो अब हमारा खत्म हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं, अभी भी आपकी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म नहीं हुई है, अभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे है। अब फिर कौन सी गले की हड्डी बचती है? फिर बचती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस की आपको ऑलमोस्ट पूरी लिस्ट याद करनी होती है, कम से कम 50-60, कि इसका ऐसा करेंगे, इसका ऐसा करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होकर ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, जो कि मैं इस तुम्हें अभी इसी महीने की एंडिंग में दे ही दूंगी, जैसे ही एलिमिनेशन खत्म होगा, ताकि तुम उसको अभी से रटना शुरू कर दो कि इसमें ऐसा डालेंगे तो ये बनेगा, इसमें ऐसा डालेंगे तो ये बनेगा। ऑक्सीडेशन के लिए भी पूरा पढ़ना पड़ता है और रिडक्शन के लिए पूरा पढ़ना पड़ता है। और फिर उसके बाद स्टार्ट होगी तुम्हारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस का मतलब चैप्टर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि वर्ड्स रिएक्शन क्या है हुई है ना, जैसे स्वार्ट्स तो चलो खैर मैंने बता दिया। ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। पूरा हाइड्रोकार्बन्स, मतलब एनसीईआरटी में एक अलग से चैप्टर्स होते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हाइड्रोकार्बन्स करके। तो उन हाइड्रोकार्बन्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शन की अगर ऐसा आएगा तो ये करेंगे, ऐसा आएगा तो ये करेंगे, ऐसा होगा तो वो करेंगे, पूरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। और फिर जब इतना पार्ट खत्म होता है ना, तब एक्चुअली में 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। लेकिन अब 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं बचता, क्योंकि जब भी आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई चैप्टर खोलते हो तो आपको यही सारे टॉपिक्स घूम फिर के वापस से देखने को मिलते हैं, यही सारे टॉपिक्स। ठीक है, हाँ, हर चैप्टर में आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा ज़रूर देखने को मिलता है जो कि आपने उससे पहले कभी नहीं देखा है, बट ऑलमोस्ट चीज़ें वैसी ही होती हैं। तो अगर अपन मान के चले कि अभी जिस मंथ में आप हो, इस मंथ में आपकी पूरी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वाला टॉपिक अगर आपका खत्म होता है, मैकेनिज्म वाला, तो फिर आप जो नेक्स्ट मंथ आएगा आप उसमें रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और ग्रिग्नार्ड, इन 3 टॉपिक पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा फिर जो उसके बाद का नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें आप फिर फोकस कर सकते हो, जो इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं उन पे फोकस कर सकते हो, प्लस स्टीरियो केमिस्ट्री में फोकस कर सकते हो। वैसे तो स्टीरियो केमिस्ट्री पहले पढ़ाई जाती है, बट मैंने उसको नहीं रखा क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री काफ़ी वास्ट है अगर डिटेल में पढ़ाया जाए उसको तो। और इतने वास्ट होने का एक ड्रॉबैक ये होता है, वो काफ़ी लंबा समय ले लेता है, और लंबा समय लेने से दिक्कत ये आती है कि आपके जो बाकी चैप्टर्स हैं आप उसमें पीछे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो हर वो जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि अच्छा यहाँ पे ये ऐसा है, ये ऐसा है, कर लेना। बाद में जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उस सारे टॉपिक्स को वापस से रिविजिट कर लेना। फिर जाके तुम लोगों का एक एक चैप्टर स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक के 12th का। लेकिन एक बार जब वो स्टार्ट होगा तो गाड़ी फिर स्मूथ चलेगी, क्योंकि फिर कहीं अटकने लायक कोई सिचुएशन ही नहीं है। और उसमें भी मैं बता दूं, पहले हम चैप्टर ख़त्म करेंगे अल्काइल हैलाइड्स, जो कि तुम्हें ऐसा लगेगा अरे मैडम ये तो हमने पूरा पढ़ लिया। एग्जैक्टली पढ़ लिया, क्योंकि अगर किसी इंसान ने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ लिए ना, उसने अल्काइल हैलाइड्स पूरा पढ़ लिया है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें बहुत फेमस नेम रिएक्शंस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जो कि बहुत ईजी होता है। और आखिरी तक आते आते हम लोग इतने ज़्यादा निचुड़ जाते हैं कि इच्छा नहीं होती है उस चैप्टर को पढ़ने की, हम छोड़ देते हैं।
फिर आएंगे हम लोग अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स में, एंड फिर कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स वाले में। ये ऐसा ऑर्डर रहेगा। तो काम थोड़ा अपनी तरफ से स्पीड अप रखना तो अच्छा रहेगा। तुम स्लो रहोगे तो दिक्कत तुम्हें आएगी। आज नहीं तो कल तुम्हें मैं एक क्वेश्चन की शीट शेयर करूंगी, जैसे लास्ट टाइम SN1 की थी, अब मैं करूंगी SN2 की, क्योंकि अब हमारा कंप्लीट हो गया ना SN2। अब तुम SN2 की बनाओ और देखो क्या उसमें तुम लोगों का रिपोर्ट रहता है। ठीक है।